फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो बताते हैं कि ईयर 2018 में वो एक वीकेंड पे अपने दोस्त बॉब के साथ एक सॉफ्टबॉल गेम देखने जा रहे थे ना। वहाँ क्या हुआ था कि बॉब ने ना अपनी नई नवेली टेस्ला कार मॉडल 3 लेके आए थे, जो कि तब मास मार्केट में बहुत बिक रही थी ना। बॉब वहाँ आके बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे कि कैसे ये गाड़ी ऑटो पायलट पर चलती है। वो अपने आईफोन से पूरी कार को ड्राइव कर रहे थे और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे थे। जैसे कि रिसेंटली मैंने न्यूज में एक बात सुनी थी कि 9 सितंबर को फिलाडेल्फिया में एक लेडी ने टेस्ला की फ्रंट सीट पर एक बेबी को बर्थ दिया और उनकी डिलीवरी तब हुई जब टेस्ला ऑटो पायलट पर ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से उस बच्चे को वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ला बेबी भी कहा जा रहा है। ना ऐसी टाइप की इंटरेस्टिंग बातें बॉब उनको बता रहे थे, सबको बता रहे थे। जो सारी बातें सुन के सैम काफी शॉक हो गए थे। शॉक इसलिए हुए थे कि कैसे बॉब, एक 31 ईयर का प्री स्कूल टीचर, उसने एक $53,000 की कार खरीदी है, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। सैम के अकॉर्डिंग उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक थी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था ना। उसी टाइम पे टेस्ला के बारे में बहुत ज्यादा हाइप चल रही थी, जिसकी बातें सुन सुन के फिर सैम ने भी एक दिन उस कार को ड्राइव करा। वो बताते हैं कि इस कार को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस जो था ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उन्हें भी टेस्ला मॉडल 3 बहुत ज्यादा पसंद आई और उनका भी मन कर रहा था कि वो उस कार को खरीद ले, बट क्योंकि ये कार उनके लिए बहुत महंगी थी और वो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, इसलिए वो ये मिस्टेक नहीं करना चाहते थे। सो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस $53,000 की कार को खरीदने के बजाय उन्होंने इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जहां वो ये देख रहे थे अगर उन्होंने अपनी सेविंग से इतने पैसे कहीं इन्वेस्ट करे तो इस कार से बेटर अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या हो सकती है। जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो टेस्ला के बारे में, टेस्ला कंपनी के बारे में, इलॉन मस्क की कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो इस कंपनी के पोटेंशियल के बारे में जानने लग गए और फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो $53,000 की टेस्ला मॉडल 3 खरीदने के बजाय $53,000 की टेस्ला के स्टॉक्स खरीदेंगे। जहां उन्होंने अक्टूबर 2018 में $298 पर शेयर की वैल्यू पे टेस्ला के स्टॉक्स खरीद लिए और गेस व्हाट, कुछ टाइम बाद ही टेस्ला के स्टॉक्स पहुंच गए थे फिर $367 तक। और ऐसा करने की वजह से उन्हें 11,500 का प्रॉफिट मिल चुका था, बट अभी भी उन्हें उससे सेल नहीं करना था। और 6 महीने बाद क्या हुआ कि जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब इलॉन मस्क की एक ट्वीट की वजह से उसके स्टॉक्स $179 पर आ गए। जहां उनका फिर $11,500 का प्रॉफिट था ना, वो 20,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट स्टिल उन्होंने स्टॉक्स नहीं बेचे, वो टिके रहे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद, जहां पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो रहा था, वहीं टेस्ला के स्टॉक्स बढ़ते ही जा रहे थे। बट सैम को लग रहा था कि देखो, पिछली बार की तरह ही इस बार भी इसका स्टॉक्स आज नहीं तो कल गिरेंगे ही। इसलिए सैम ने क्या किया, $888 पर शेयर की वैल्यू पे अपने 75% स्टॉक को सेल कर दिया, क्योंकि वो इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं करना चाहते थे। तो इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। बट हाँ, फैक्ट तो ये था कि उसके कुछ टाइम बाद ही टेस्ला के स्टॉक्स $1,126 तक पहुंच चुके थे, जो सोच के सैम को बहुत रिग्रेट हो रहा था। बट वो बोलते हैं ना, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। चीजें होने के बाद हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट एनीवेज, सैम ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर ही लिया था और तब वो ये सोच रहे थे कि बॉब कितना स्टूपिड है, उसे भी अपनी कार खरीदने के बजाय इतने पैसे के स्टॉक्स खरीद लेना चाहिए था। बट आपको पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? वेल, इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि बॉब, जिन्हें वो स्टूपिड बोल रहे थे, वो चुपके चुपके बहुत सारे अपने पैसे टेस्ला के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत पहले से ही, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया था और वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से से ही उन्होंने टेस्ला मॉडल 3 खरीदी थी। तो देखो दोस्तों, ये स्टोरी से हमें समझने वाली बात यही है कि वेल्थ को हम जैसा समझते हैं ना, वैसा वो यूजुअली दिखता नहीं है। कई बार जिन लोगों को आप अपने आप से कम समझते हो, आप सोचते हो कि वो फाइनेंशियली पीछे है आपसे, वेल कई बार जरूरी नहीं है कि वो आपसे पीछे ही रहेंगे। कई लोग कई बार फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट क्योंकि उनकी सारी वेल्थ, उनके पैसे, उनके इन्वेस्टमेंट में घुसी होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हमें वो अमीर नहीं दिख के आते कई बार। और कई बार दिखते भी है तो स्टूपिड दिख के आते हैं, जो कि हमेशा केस नहीं होता है। देखो हाँ, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए जो लोगों को दिख गया है, जिससे आप एकदम लग्जरियस लाइफ जी सको। नहीं, बल्कि फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये होता है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जियो, जहां आपको पैसे की कोई चिंता ना करनी पड़े, जहां आपके पैसे आपको सेफ रखे और आपके लिए काम करे। ना ऑथर जोनाथन क्लेमेंट्स अपनी बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस, इस बुक में वो 77 शॉर्ट लेसन अपने साथ शेयर करते हैं, जिन सभी पॉइंट्स को मैं थोड़ा बहुत मर्ज करके आपके साथ बस 4 प्रैक्टिकल स्टेप शेयर करूंगा, जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ, जैसा मैंने आप लोगों को कुछ हफ्ते पहले गूगल के शेयर्स गिफ्ट करे थे, इस वीडियो में आपके साथ टेस्ला के शेयर्स गिफ्ट करूंगा। कैसे? वेल, वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहे। पहले आते हैं लेसन नंबर 1 में, जो है नो सेविंग विद डेथ। ऑथर कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी, वो है अपने सारे डेट्स को क्लियर करो, कर्जे को क्लियर करो। और ये फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल है कि अगर आपके पास किसी तरह का डेथ है, स्पेशली बैड डेथ, तो कभी भी आप अपनी सेविंग की जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एक ऑथर बताते हैं ना कि कुछ लोग अपने सारे डेट्स के साथ साथ
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां वो अपने डेब्ट्स को भी पे करते रहते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। इससे होता ही है कि उनका जो फाइनेंशियली फ्री होने का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए सबसे बेटर ऑथर यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपने सारे छोटे मोटे डेट्स को क्लियर कर दो, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप का ईएमआई, कार का लोन और ऐसी चीजें जो आप खत्म कर सकते हो जल्दी। हाँ, कई बार जो बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं जैसे कि होम लोन, वो सब क्लियर करना आपके लिए इजी नहीं होगा, वो एक्सेप्शंस है, उसे आप साइड में कर सकते हो। बट आपके जो छोटे मोटे डेट्स है ना, वो आप पहले क्लियर कर दो। और प्लस इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये भी बोलते हैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, बिकॉज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एज 28 से 40 तक के 7,900 सिटीजन पे एक रिसर्च करी थी, जिससे ये पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स में थे, उनका स्ट्रेस ओवर टाइम उनकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, जिससे उन्हें अपनी डेली लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा था, स्टिफनेस हो रही थी और कई सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। इसलिए सिर्फ आपकी मेंटल पीस के लिए नहीं, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से उन पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, जो अमाउंट बढ़ता ही जाता है। और इससे रिलेटेड सोल्यूशन भी है जो 4th पॉइंट में आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले तो यही याद रखो कि जितना हो सकता है उतना अपने सारे डेब्ट्स को पहले क्लियर करो, उसके बाद अपनी सेविंग की जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करो। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी होता होगा जो आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती होगी, आपका फोन टूट गया या आपका टीवी ऑन नहीं हो रहा है या आपकी कार या बाइक का इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मुझे याद है, मेरा दोस्त बता रहा था कि एक बार उसके कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड खराब हो गया था, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा था। अब उस टाइम पे उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए जैसे तैसे उसने जुगाड़ करके बिना ग्राफिक कार्ड के काम करना स्टार्ट किया। अब उस टाइम पे उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, वो किसी से पैसे उधार भी नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो नेक्स्ट मंथ अपनी इनकम जैसे आएगी ना, वो अपनी इनकम का यूज करके वो ग्राफिक कार्ड खरीद लेगा। तो देखो, ज्यादातर लोग है ना ऐसे ही होते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या अपनी नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं। जहां कुछ भी हो जाए तो वो नेक्स्ट मंथ सही कर लेंगे, ये बोलते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं कई बार। बट ऑथर कहते हैं कि कोई भी ये नहीं सोचता कि क्या होगा अगर गलती से उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए या रुक जाए। देखो, क्योंकि ज्यादातर लोग सैलरीड बेसिस होते हैं और उनकी जॉब ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव इनकम होती है, जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम डेड भी हो जाए किसी रीजन से, जॉब चली जाए या कुछ भी हो जाए, तो भी उनके पास एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसके ऊपर वो डिपेंड हो सकते हैं ना। जैसे कि कोविड टाइम पे भी देखा गया है, जहां बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। एयरटेल वन के साथ आसानी से शेयर खरीदें और बेचें। अभी मुफ्त डीमैट खाता खोलें। So इसका सोल्यूशन क्या है? Well, सोल्यूशन ऑथर कहते हैं कि if you want to feel better about your finances today, then you should spend more time thinking about what you are gonna pay for tomorrow. मतलब बेसिकली ऑथर हमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए, जहाँ आप उन पैसों को जमा करके रखो जिससे आप अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम लॉस्ट होने पर भी यूज कर सको। यहाँ इन पैसों को आप किसी भी रैंडम चीज के लिए खर्च नहीं कर सकते हो, जैसे कहीं घूमने जाने के लिए या नई कार खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए नहीं। यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए जो आपकी मेन इनकम सोर्स का बैकअप होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो, अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है और आपकी जॉब चली भी जाती है, तो भी आपको एक न्यू जॉब जब तक नहीं मिलती है तब तक आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, सेफ रह पाओगे। और ये चीज कैसे करनी है? वेल, इसे करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है 20,000 रुपए, तो आपको एटलीस्ट 1,20,000 रुपए तो सेव करके साइड में रखने ही चाहिए, जो होगा आपका इमरजेंसी फंड। जिससे क्या होगा कि अगर कुछ हो जाता है, कोविड आ गया, कोविड में वापस लॉकडाउन लग गया, जॉब चली गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो भी आप एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ्स का बफर टाइम रहेगा जहां आप बहुत कुछ कर सकते हो, वापस से नई जॉब ढूंढ सकते हो, एक न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी सर्वाइवल के लिए और आपकी इज्जत के लिए बहुत काम की चीज होगी। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट कंजर्वेटिवली एंड बाय स्टॉक्स विद कॉशन टू इंक्रीज योर वेल्थ। जेवॉक, जिन्होंने 2000 की शुरुआत में एक डिस्काउंट ऑफर वाली वेबसाइट प्राइसलाइन को लॉन्च करा था, जिससे उनकी नेटवर्थ एक साल में ही 1.8 बिलियन पहुंच गई थी। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट, उन्हें अपने पहले $1 बिलियन अर्न करने में 55 साल लग गए थे। देखा कितना ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन बात देखो ये है ना कि जो जे वॉकर की वेल्थ थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। सबको पता चल गया था कि एक ना एक दिन ये जो .com का बबल है ना, वो बर्स्ट होगा। और जब वो बबल बर्स्ट हुआ तो बाय एंड ऑफ अक्टूबर 2000 कुछ ही महीनों में जे वॉकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से बचे सिर्फ 333 मिलियन। और वहीं जो वॉरेन बफेट थे ना, वो दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट क्लब में शामिल हो गए थे।
और आज भी है, और आने वाले कई सालों तक वो टॉप 1% की लिस्ट में रहेंगे ही। ये सब चीज का रीजन क्या है? वही रीजन यही है कि वॉरेन बफे पिछले 60 डेकेड से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी रेयरली अपने शेयर्स को सेल किया है। इसलिए ऑथर भी कहते हैं कि अगर किसी को फाइनेंशियली फ्री होना है तो अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत अच्छी प्लेस हो सकती है, जहां सिर्फ आपको अच्छे रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे बल्कि कंपनी आपको कई बार डिविडेंड्स भी पे करती है, मतलब अपने प्रॉफिट्स का कुछ परसेंट शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर करती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता ही होगा कि वॉरेन बफेट कोको कोला के एक मेजर शेयर होल्डर है और इसीलिए उन्हें कोको कोला के सीईओ, जिन्हें $16 मिलियन पर ईयर की सैलरी, जो सबसे ज्यादा सैलरी वो मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट कोको कोला के डिविडेंड से ही $547 मिलियन कमा लेते हैं। सो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिन भी कंपनीज को आप अच्छे से जानते हो या बेटर उनके प्रोडक्ट्स डेली यूज करते हो, जिसे आप कई सालों से यूज कर रहे हो, उस पर भरोसा करते हो, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर पीटर लिंच, जिन्होंने कई सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बुक्स लिखी है, वो भी ये सेम चीज बोलते हैं कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, जिसे आप अच्छे से समझते हो, जिसके प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और जिस पे आपको भरोसा है। जैसे कई लोग आईफोन यूज करते हैं, मैगी खाते हैं, कोको कोला पीते हैं, टेस्ला की कार्स यूज करते हैं, तो आपके इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करना कई बार अच्छा हो सकता है, जैसे कि स्टार्टिंग की स्टोरी में भी साबित हुआ। और यहाँ पे आपको मार्केट की डेली फ्लक्चुएशंस को देखना नहीं है, जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में वॉरेन बफेट के जो मेंटर थे बेंजामिन ग्राहम, वो भी अपनी बुक में बोलते हैं कि हमें मार्केट की डेली फ्लक्चुएशन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको बस कुछ अच्छी कंपनीज को पकड़ना है और उसके अंदर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा लॉन्ग रन में। देखो दोस्तों, हाँ, हमारे इंडिया में ऐसे कई सारी यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अमेरिका में भी ऐसी कई सारी कंपनीज है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे रही है, जिसे ढूंढना काफी इजी हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। सो हम इंडियंस को इस अपॉर्चुनिटी पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बाहर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठा सके। तो आप इस नए साल में ये भी एक रेजोल्यूशन बना सकते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करो, बेटर रिटर्न्स और सेफ्टी के लिए। इनफैक्ट ये नया साल स्टार्ट होने से पहले ही आप अपनी कोई भी फेवरेट कंपनी, शायद वो एप्पल हो, टेस्ला हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, या जो भी कंपनी आपको पसंद है, बहुत पसंद है, कमेंट करके बताओ, वो कंपनी के आप कुछ शेयर्स ले लो। और ये सब चीजें आपके लिए इजीली स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने IND मनी के साथ मिलके आपके लिए कुछ फ्री शेयर्स निकाले हैं जो आपको फ्री में मिल सकते हैं। देखो, पहले एक टाइम था ना जब आपको US स्टॉक्स खरीदने के लिए काफी चार्जेस भरने पड़ते थे, काफी पैसे लगते थे, बट IND मनी के हेल्प से आप जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो मेंटेनेंस फीस, जीरो ब्रोकरेज फीस की हेल्प से स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो US के। प्लस यहाँ आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं। प्लस इस ऐप की हेल्प से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हो, जितने भी आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक्स में हो, क्रिप्टोज में हो, जैसा मैं खुद भी करता हूँ इस ऐप का यूज करके। सो अगर आप ये सारे फायदे उठाना चाहते हो और फ्री में टेस्ला के स्टॉक्स लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि बस नीचे दिए हुए लिंक से जाके IND मनी का आप डाउनलोड करो और आपको ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में टेस्ला के कुछ फ्री शेयर्स मिल जाएंगे, एक पार्ट उस शेयर का मिल जाएगा। बट अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से जाते हो तो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी को डाउनलोड करते हो तो आपको साइन अप करते टाइम एक कोड डालना होगा, जो मैं अभी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, सीकेंड टेस्ला कोड, वो डालना होगा, तब आपको वो फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है फ्रुगैलिटी लीड्स टू बेटर फाइनेंसेस। देखो, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप और ओवरऑल पूरी लाइफ में हैबिट्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, और एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि गुड हैबिट्स मेक्स गुड लाइफ। फाइनेंशियल सक्सेस भी और कुछ नहीं बल्कि आपकी गुड हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको पैसे सेव करना होगा, उसे इन्वेस्ट करना होगा, बट आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि 90% लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी बैड हैबिट्स की वजह से अचीव नहीं कर पाते हैं, जहाँ उनकी बैड हैबिट्स सेविंग्स पे बहुत इम्पैक्ट करती है। डू यू नो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इट मींस कि आपका कंपटीशन डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के साथ है। बिकॉज लोग है ना एक्सपोनेंशियली कभी नहीं सोचते हैं, वो लोग हमेशा लीनियरली सोचते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग क्या सोचते हैं, यार आज तो बस एक पिज्जा खा रहा हूँ, उससे इतना फर्क क्या पड़ेगा, आज तो मैं बस एक बर्गर खा रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज करके वो लोग हैबिट बना लेते हैं और हर दिन वो लोग बाहर की चीजें खाने लग जाते हैं। हर दिन जोमेटो से कुछ ना कुछ ऑर्डर होने लग जाते हैं, हर हफ्तों में एटलीस्ट कुछ बार तो होने लग जाता है, और वो एक आदत बन जाती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा बार बार जोमेटो वालों को जाता रहता है, अलग अलग जंक फूड कंपनीज को जाता रहता है, और ये सब चीजें पैसे तो जा ही रही है, प्लस ये सारी चीजें आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करने लग जाती है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर क्या होता है कि 2 आदमी होते हैं, दोनों अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चॉइसेस हर दिन अलग अलग लेना स्टार्ट करते हैं।
एक बंदा रोज सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देता है तो दूसरा बंदा लेट उठता है। एक बंदा हर दिन जंक फूड खाना स्टार्ट करता है तो दूसरा बंदा हर दिन हेल्दी खाना स्टार्ट करता है। ऐसी छोटे छोटे जो चॉइसेस होते हैं ना, जो हर दिन हमारे सामने आते हैं, हमारी हैबिट्स। एक बंदा छोटे छोटे अपने थोड़े थोड़े पैसे क्या करता है, वो फालतू चीजों में खर्च करने लग जाता है, बेमतलब की चीजें खरीदता है, बेमतलब की चीजें खाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अच्छा बंदा होता है वो बेमतलब की चीजें खाने के बजाय उसको सेव करने लग जाता है या फिर अच्छी चीजें खाने लग जाता है। और ये सारी चीजें क्या होती है, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल बाद है ना, कंपाउंड होने लग जाती है। उसका असर इतना ज्यादा हो जाता है। एक तरफ जो बंदा गलत हैबिट्स पाला रहता है उसकी हेल्थ एकदम धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, उसके पैसे एकदम धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं और हर चीज पे, उसकी रिलेशनशिप लाइफ, हर चीज खत्म होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिसने छोटे छोटे हैबिट्स बनाए होते हैं, वो छोटे छोटे हैबिट्स उसको धीरे धीरे उसकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आने लग जाते हैं। उसकी सेविंग, उसके इन्वेस्टमेंट्स उसको पैसे देने लग जाते हैं, उसकी हेल्थ उसको अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करती है। और लॉन्ग टर्म में एक बंदे की फ्रुगैलिटी उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती है, जबकि दूसरी तरफ एक बंदे का लापरवाही, उसका स्मोक करना, उसकी फालतू चीजें खाना उसकी जिंदगी को बर्बाद करने लग जाता है। इसलिए आपको भी ये चीज समझनी चाहिए कि हाँ, आपकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे डिसीजन आप रोज ले रहे हो, शायद आपको उसका असर आज ना दिखे, कल ना दिखे, 1 महीने बाद भी ना दिखे, बट कुछ साल में आपको पक्का डिफरेंस दिखेगा ही, और वो चीज आपको बहुत तकलीफ देगी लॉन्ग रन में। इसलिए आप क्या करो, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को फ्रूगली जीना स्टार्ट करो। फालतू चीजों पे खर्च करने के बजाय थोड़े बहुत पैसे साइड में निकालना चालू करो, सेव करना स्टार्ट करो, उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। हाँ, कुछ टाइम में शायद ये आपको बहुत ज्यादा अमीर बनने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन पक्का लॉन्ग रन में आपके इससे काफी पैसे भी बचेंगे और आपसे काफी अमीर भी बन सकते हो। इसलिए आप लीनियर थिंकिंग मत रखो, एक्सपोनेंशियल सोच रखो। तो ये सब चीज आप कैसे कर सकते हो, आप ट्राई करो कि आपकी जो भी इनकम है उसका आपका 50% ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए और आपको 12% आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए, ये सब चीज के लिए। ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपको लॉन्ग रन में इससे बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक और बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो ये है, स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। जितना हो सकता है उतना आप अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करना चालू करो। अगर आपके पास एक जॉब है तो ऑब्वियसली वो बहुत रिस्की चीज है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको साइड बाय साइड ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने चाहिए जो आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ इनकम लाके दे। ये चीज भी आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगी और फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक अच्छा सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कैसे अपनी साइड इनकम बना सकते हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर